वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों टॉप 500 MCQ देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, और ये हम टॉपिक वाइज देख रहे हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर 9, जिसमें आज हम देखेंगे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत, और इस टॉपिक से संबंधित आज हम प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था राष्ट्रीय आंदोलन, सांस्कृतिक और धार्मिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन हमने पढ़े थे। आज़ादी के पहले जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, सांस्कृतिक आंदोलन हुए, तो उससे संबंधित हमने प्रश्नों को देखा, जिसमें हमने देखा था ब्रह्म समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में, और तमाम जो उस समय समाज सुधारक थे जो समाज के लिए कहीं ना कहीं सुधार का काम कर रहे थे, समाज को सुधार करने का काम कर रहे थे, कहीं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, चाहे समाज में व्याप्त कोई भी प्रथाएं हैं जो सही नहीं थी उनके विरोध का काम कर रहे थे किसी न किसी तरीके से। तो उससे संबंधित हमने प्रश्न देखे थे। इंपॉर्टेंट पूरा टॉपिक था और उसको हमने 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट किया था। प्रीवियस वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टॉप 500 MCQ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप प्रीवियस जितने भी पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट, उसको जरूर देख लें और अपना रिवीजन कर लें। आज हम पढ़ेंगे भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत और इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण था। अब कारण यहाँ पूछा गया है, आपको 4 कथन दिए गए हैं, बताना है सही उत्तर कौन सा है। पहला कारण दिया गया है राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का विश्वव्यापी उत्थान, विश्व में जो है उत्थान हो रहा था राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का। भारतीय पुनर्जागरण, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया आधुनिकीकरण जिससे लोग परेशान हो रहे थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया। तो कौन से कारण थे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने, भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, किन कारणों के कारण, ये बताना है। यहाँ पर आपको नीचे कोड मिल जाएंगे, जैसे कि आपसे दे देंगे कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर चारों सही है। ऐसे इस प्रकार से आपको कोड दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चारों ही कारण सही हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का विश्वव्यापी उत्थान हो रहा था, भारतीय पुनर्जागरण भी इसका कारण था, अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया आधुनिकीकरण भी इसका कारण था, और भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया भी राष्ट्रवाद के उदय का कारण बनी। क्लियर है? तो अब देखो ये आपको ऐसे कोड दिए गए हैं, यहाँ सही उत्तर चारों है हमारे, तो ऑप्शन डी हम चुन लेंगे जिसमें चारों कथन दिए गए हैं, 1 2 3 4। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद आंशिक रूप से औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम स्वरूप बढ़ा और आंशिक रूप से औपनिवेशिक नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में था। अब औपनिवेशिक यानी कि उपनिवेशवाद की जो नीतियाँ थी, ब्रिटिश ने भारत को उपनिवेश बना रखा था अपना, ठीक है, और यहाँ पर उनकी जो नीतियाँ थी उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद को विभिन्न कारकों का मिश्रण के रूप में देखना अधिक सही होगा, और ये कारण यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय नवजागरण, विश्वव्यापी राष्ट्रवाद की अवधारणा, फ्रांसीसी क्रांति से हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना को अपनाने का मौका मिला, ठीक है। वहाँ पर जो क्रांति हुई उसका नारा ही था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो वहाँ से हमने स्वतंत्रता के बारे में सोचा कि हमें भी स्वतंत्र होना है, तो आत्मनिर्णय के अधिकार को यहाँ से जो है उभार मिला। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, ठीक है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की कड़ी प्रतिक्रिया के रूप में इसका उदय हुआ। क्लियर है? तो आई होप आपको सारे कारण अब क्लियर होंगे और आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पर भी आपको कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की। भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थी। अब यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला दूसरा तीसरा कथन सही है, दूसरा या तीसरा कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, या फिर पहला और दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। अब भारत को उपनिवेश बनाया ही क्यों? क्योंकि भारत आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, तो औपनिवेशिक शासन बढ़ा। ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता भी लागू की, ये भी सही दिया गया है। लेकिन तीसरा कथन जो है गलत दिया गया है, तो यहाँ पर सही कथन चुनना है तो हम ऑप्शन डी चुन लेंगे, पहला और दूसरा कथन सही है। आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। लोगों को पता चला कि औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था और भारतीयों के हितों में सभी वर्गों के हित शामिल थे, इसलिए पहला कथन सही दिया गया है।
अतीत में मौर्य शासक और मुगलों के द्वारा भारत के एक बड़े हिस्से को एकीकृत शासन के अधीन लाया गया था। अंग्रेजों ने इससे भी बड़े बड़े भाग को एकीकृत किया। अब मुगल क्या करते थे, जो थे मौर्य थे, मुगल थे, एकीकृत करते थे। पहले छोटी छोटी रियासतें होती थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मुगलों ने एकत्रीकरण किया, कुछ बड़े अधिकार पर मुगलों का अधिकार हो गया, मौर्यों का हो गया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने और ज़्यादा एकीकरण किया, तो बड़े बड़े भाग को एकीकृत कर दिया। जबकि भारतीय प्रांत प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे और रियासतें अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थी। तो यहाँ पर तीसरा कथन जो है गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका अपोजिट दे दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर कथन में क्या दे दिया था, भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, जबकि भारतीय प्रांत प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन था और रियासतें अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थी, ठीक है। जिन पर अप्रत्यक्ष यानी कि जिन पर डायरेक्ट ब्रिटिश शासन का अधिकार नहीं था, राजा जो थे वो रियासतों पर अधिकार कर रहे थे, इसलिए तीसरा कथन गलत है। पहले और दूसरे कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था। पहला है एक पेशेवर सिविल सेवा, भारत की राजनीतिक एकता, भारत में सांस्कृतिक एकता और पंचायती राज। तो ब्रिटिश भारत की यहाँ पर बात हो रही है कि किसका योगदान नहीं था ब्रिटिश भारत में। तो यहाँ पर दिया गया है कथन, अब सही कोड चुनना है, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल 3 और 4 और 2 और 3, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, देखो यहाँ प्रश्न में जरूर देखें ध्यान से कि नहीं पूछा गया है। तो एक पेशेवर सिविल सेवा आ चुकी थी अंग्रेजों के समय, राजनीतिक एकता आप पहले प्रश्न में ही देख चुके हैं, राजनीतिक एकता थी। भारत में सांस्कृतिक एकता उस समय नहीं थी और पंचायती राज नहीं आया था, पंचायती राज थोड़ा बाद में आया। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर चुन लेंगे और पहला और दूसरा आपका सही दिया गया है। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। ब्रिटिश दलवार ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की, एक पेशेवर नागरिक सेवा, एकीकृत न्यायपालिका, देश में नागरिक और आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया और सदियों से भारत में जो मौजूद थे। सांस्कृतिक एकता को राजनीतिक एकता का नया आयाम प्रदान करता था, इसलिए पहला और दूसरा कथन सही है। प्रशासनिक सुविधा की आवश्यकता, सैन्य रक्षा के विचार और आर्थिक और वाणिज्यिक शोषण के लिए आग्रह, रेलवे, सड़क, बिजली, टेलीग्राफ जैसे परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों के नियोजित विकास के पीछे ड्राइविंग बल थे। तो कहीं ना कहीं भारत का आधुनिकीकरण भी हो रहा था, रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा था, सड़क बन रही थी, बिजली, टेलीग्राफ, इन सबका विकास हो रहा था, परिवहन, संचार के साधन, इन सबका विकास हो रहा था। तो इनमें से कोई भी आपको दिया जा सकता है पहले। अभी तो आपको 2, 3, 4 जो कथन दिए गए हैं, हो सकता है ऑप्शन में आपको एग्जाम में इनमें से कुछ मिल जाए, ठीक है। इसलिए पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा कथन गलत दिया गया। उस समय पंचायती राज नहीं था, पंचायती राज बाद में आया जब विकेंद्रीकरण किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव था। भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार, उदार और कट्टरपंथी पश्चिमी विचारों का प्रसार, एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद की और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद की। जो अंग्रेजी शिक्षा है उसने भारतीयों को किस प्रकार प्रभावित किया, ये बताना है। सही कोड चुनना है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार तो अंग्रेजी शिक्षा ने नहीं किया, पहला कथन तो गलत ही दिया गया है। तो पहला कथन गलत है, तो ए आपका एलिमिनेट हो जाता है, डी आपका एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद ये तीनों कथन सही दिए गए हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। शिक्षा की एक आधुनिक प्रणाली की शुरुआत ने आधुनिक पश्चिमी विचारों को आत्मसात करने के अवसर प्रदान किए। इसने भारतीय अब आधुनिक पश्चिमी विचार यानी कि जो पश्चिम के विचार थे, अंग्रेजी अगर कोई समझ पा रहा है तो पश्चिम में जो साहित्य है, पश्चिम की जो विचारधारा है उसको समझना आसान होगा, क्योंकि उनकी भाषा तो, उनका जो साहित्य वो तो अंग्रेजी में ही लिखा था, तो इसको समझने का अवसर मिला। इसने भारतीय राजनीतिक सोच की नई दिशा दी, भारतीय राजनीतिक सोच को एक नई दिशा प्रदान की। हालांकि कुशल प्रशासन के स्वशासन में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की कल्पना शासकों के द्वारा की गई थी। मिल्टन, शैली, जॉन स्टुअर्ट मिल, रूसो, पाइन, स्पेंसर और वॉल्टियर जैसे यूरोपीय लेखकों के उदारवादी और कट्टरपंथी विचार ने कई भारतीयों को आधुनिक तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और राष्ट्रीय विचारों को अपनाने में मदद प्रदान की। ये सब लेखकों के नाम हैं जो यूरोपीय लेखक थे। अंग्रेजी भाषा ने विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के राष्ट्रवादी नेताओं को एक दूसरे के साथ संवाद करने में मदद की। उन लोगों में से जिन्होंने उदार व्यवसाय जैसे कि वकील है, डॉक्टर है, इनको लिया, वे अक्सर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाते थे। वहाँ उन्होंने एक मुक्त देश में आधुनिक राजनीतिक संस्थानों के काम को देखा। उस प्रणाली की तुलना भारतीय स्थिति से की जहाँ नागरिकों को बुनियादी अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था।
अब ये यहाँ पर शासन तो कर रहे थे, जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, भारत में शासन तो कर रहे थे, लेकिन जो सुविधाएं, जो स्वतंत्रता उनको वहाँ पर थी, उनके देश में थी, वो भारत में उन्होंने प्रदान नहीं की थी। भारत में वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे, भारत में तो वो राज कर रहे थे, ठीक है। भारत में तो वो लोगों को बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा था। तो यहाँ पर जब लोगों ने उनकी सभ्यता को जाना, उनके विचारों को जाना, वहाँ के जो सिस्टम है उसको पहचाना, तो फिर उन्होंने देखा कि उनका जो है, एक हिसाब से देखिए उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा कि यार इनके देश में तो ऐसा है, हमें भी ये अधिकार मिलने चाहिए। तब वो जागृत हुए और फिर यहाँ से चीज़ें क्या है आगे बढ़ी, और फिर वो अभी अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू किए, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की। इस विस्तारित अंग्रेजी शिक्षा वर्ग ने मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों का गठन किया और जिन्होंने उभरते राजनीतिक अशांति के लिए नाभिक का गठन किया। यह वह खंड था जिसने भारतीय राजनीतिक संघों को नेतृत्व प्रदान किया था। तो यहाँ पर क्या है, बुद्धिजीवी गठित हुए और उन्होंने अपने जो संघ है उनका नेतृत्व भी किया। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि उस समय क्या चल रहा था और कैसे कैसे राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बेलवी कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। इसके संबंध में कथन दिए गए हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुधार लाने के लिए मोटांगे चैम्सफोर्ड या फिर मॉन्टेगे चैम्सफोर्ड सुधार की डायरकी के कामकाज की जांच करने के लिए, सरकारी योजना की प्रगति की जांच और सुधार करने के लिए नया कदम सुझाना, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना। तो बेलवी कमीशन जो है, इसका गठन क्यों किया था ब्रिटिश सरकार ने, ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार के जो ब्रिटिश भारत सरकार के अनावश्यक खर्च थे उनमें पूछताछ करने के लिए इसका गठन किया गया था। कई सारे आयोग बनाए जाते थे, अलग अलग उनका उद्देश्य होता था, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर बेलवी कमीशन के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आइए स्पष्टीकरण देखते हैं। 1895 में यानी कि 1895 में भारतीय व्यय प्रशासन पर शाही आयोग, जिसे आमतौर पर बेलवी आयोग कहा जाता है, इसकी स्थापना भारतीय व्यय को देखने के लिए की गई थी। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 और भारतीय हितों के प्रतिनिधि के रूप में विलियम एस काइन 1842 से 1903 तक ये रहे। इसने अत्यधिक व्यय को कम करके भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। इसने बताया कि खर्चों को कैसे कम किया जा सकता है, व्यय को कैसे कम कर सकते हैं और भारत की आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं, तो ये काम किया। बेलवी कमीशन अर्ली नेशनलिस्ट का प्रयास था। आयोग को सबूत देने वालों में जी.के. गोखले शामिल थे। 1900 में प्रकाशित बेलवी आयोग की रिपोर्ट में ऐसे कई मामलों को दिखाया गया जहां भारत सरकार द्वारा अत्यधिक या फिर अनुचित भुगतान किया गया था। सबसे चकाचौंध लाल सागर और भारत टेलीग्राफ कंपनी की थी। कंपनी का गठन 1858 में हुआ था और इसने 11 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का निवेश किया था। हालांकि कुछ दिनों बाद जब टेलीग्राफ लाइन टूट गई तब कंपनी के संचालन में गिरावट आई, लेकिन 50 वर्षों के लिए इसकी पूंजी पर 41.5% की गारंटी मिलती रही, जैसा कि बेलवी आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। 1861 में एक अधिनियम की घोषणा हुई और ये पारित भी हुआ कि गारंटी काम के क्रम में टेलीग्राफ पर सशर्त नहीं थी। तो यहाँ पर क्या है, अब जब आयोग बना और इनकी जांच हुई तो देखा गया कि कई सारे खर्च किए जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर टेलीग्राफ जो आधुनिकीकरण हो रहा था उस पर बहुत खर्च हो रहा था। आयोग की रिपोर्ट ने वित्तीय व्यवस्था की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन को बुलाया। भारतीय राजस्व की कीमत पर अंग्रेजी लागत से राहत नहीं ली जानी थी। ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य के रूप में भारत को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहना था। भारत को प्रभावित करने वाले शुल्कों के बारे में भारत कार्यालय से परामर्श किया जाना था और भारत की इंग्लैंड को भुगतान पूर्व स्वतंत्रता भारत में एक निश्चित विनियमन मिशन से जुड़ा होना चाहिए। 1836 से 1947 और 1842 से 1895 एम अनीस चिश्ती बाई द्वारा संपादित। ये आपको जो उल्लेख मिला है पूरा, इसका संपादन यहाँ पर किया गया था और ये रिपोर्ट का एक पूरा अंश है जहाँ से आपको बताया गया है, स्पेक्ट्रम से इसका लिया गया है ये पूरा जो डिटेल है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस कमीशन की स्थापना की गई थी किस लिए, भारत में जो भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्च थे उनकी पूछताछ करने के लिए। एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे अंदर से कि क्या था रिपोर्ट में और क्या सारी चीज़ें थी, किसने तथ्य दिए, ये सारा कुछ पूछा नहीं जाएगा। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि क्या कैसी सिचुएशन थी, क्यों बनाया गया और इसमें क्या कहा गया, ठीक है ना। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा। इसके बाद अगला टॉपिक है 10 नंबर का चैप्टर है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फाउंडेशन और मध्य चरण। इसको हम देखेंगे, इसकी शुरुआत हम अगले वीडियो से करेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की अगर कोई भी आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए उन पर कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।